गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 27 ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स का पार्ट 2। तो इसमें हम देखते हैं हेमेटेनिक्स। तो हेमेटेनिक्स क्या होते हैं? हेमेटेनिक्स आर द ड्रग्स विच रेज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल का नंबर बढ़ाने का काम करते हैं एंड द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन टू नॉर्मल लेवल एंड अबव व्हेन दे आर बिलो नॉर्मल। तो हेमेटेनिक्स ऐसे ड्रग है जो कि रेड ब्लड सेल का नंबर बढ़ाते हैं एज वेल एज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन को भी नॉर्मल लेवल पे लाते हैं या फिर उसके ऊपर लेके जाते हैं व्हेन दे आर बिलो नॉर्मल। तो हेमोग्लोबिन लेवल जब नॉर्मल के नीचे रहता है या फिर रेड ब्लड सेल काउंट नीचे रहता है नॉर्मल लेवल के, तो उन्हें बढ़ाने का काम जो करते हैं वो हेमेटेनिक्स ड्रग करते हैं। दिस ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एनीमिया। तो एनीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल भी कभी कम रहते हैं और कभी कभी हेमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम रहता है। और जब भी ये दोनों चीज़ कम रहती है देन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो रहता है ब्लड का वो कम हो जाता है और उसे ही हम एनीमिया बोलते हैं। अब इन माइक्रोसाइटिक्स में जो बड़े रेड ब्लड सेल रहते हैं देन नॉर्मल साइज, जिनका साइज जो है नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, ऐसे जो सेल रहते हैं और रेड ब्लड सेल रहते हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे हेमोग्लोबिन हो गया उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम हेमेटेनिक्स को यूज़ करते हैं। तो हेमेटेनिक्स ड्रग कैटेगरी में विटामिन B12 यूज़ करते हैं, उसके बाद लीवर एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं और फोलिक एसिड को हम यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज अ कंडीशन वी कॉल्ड इट एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया मीन्स जो रेड ब्लड सेल है लार्जर इन साइज है देन इट्स नॉर्मल साइज। तो नॉर्मल साइज से जो बड़े होते हैं उन्हें मैक्रोसाइटिक बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन के एनीमिया में हम विटामिन B12 यूज़ करते हैं, लीवर एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं और फॉलिक एसिड को भी हम एज अ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज इन पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 इज स्पेसिफिक। तो पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया में जो है विटामिन B12 का जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाता वाया गैस्ट्रिक म्यूकोजा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है विटामिन B12 जो है इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है जिसके वजह से जो रेड ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उसके वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो पेशेंट का कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में विटामिन B12 एज अ हेमेटेनिक्स यूज़ करते हैं बट विटामिन B12 को ये पैरेंट्रली दिया जाता है मीन्स वाया इंट्रावेनस रूट देते हैं जिसके वजह से विटामिन B12 जो है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर सके, क्योंकि हमारा जो विटामिन B12 है इन केस ऑफ पर्निशियस एनीमिया ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता। दैट्स व्हाई वी यूज पैरेंट्रल रूट टू एडमिनिस्टर्ड विटामिन B12। थर्ड है इन डायमॉर्फिक एनीमिया। तो हेमेटेनिक्स हम इन डायमॉर्फिक एनीमिया में यूज करते हैं। अब ये डायमॉर्फिक एनीमिया क्या होता है? एनीमिया जो कि दो डिफिशियंसीज के वजह से होता है, एक तो आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है और दूसरा न्यूट्रिशंस के वजह से होता है। अगर ये दोनों की डिफिशियंसी रही तो हमें डायमॉर्फिक एनीमिया होता है। तो आयरन इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग। तो आयरन जो है ये आयरन स्पेसिफिक है। जो डायमॉर्फिक एनीमिया है इसमें आयरन ये फर्स्ट डिफिशियंसी होता है और दूसरा जो होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होता है। तो आयरन जो है हम आयरन का फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं विथ
अदर ड्रग्स और कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रग्स, जो भी न्यूट्रिशन हमें रिक्वायर चाहिए उसके साथ हम आयरन सप्लीमेंट्स को लेते हैं। इसके अलावा इन हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया में भी हेमेटेनिक्स यूज होते हैं। हेमेटेनिक्स में आयरन कंटेनिंग ड्रग्स भी यूज होते हैं एज वेल एज आयरन कंटेनिंग फॉर्मुलेशन यूज होते हैं। तो इन हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हाइपोक्रोमिक मीन्स जिसमें हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम है, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया मीन्स जिसका रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो भी स्मॉल है देन नॉर्मल, नॉर्मल से स्मॉलर है साइज रेड ब्लड सेल का। इसके अलावा उसमें हेमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम है। ऐसे कंडीशन में हम आयरन कंटेनिंग फॉर्मुलेशन और ड्रग जो है स्पेसिफिकली वो प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, जिसे हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ है। इन वेरी सीवियर एनीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी, और जिसे बहुत ही सीवियर एनीमिया है, जिसका हेमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम है, एज वेल एज जिसके बॉडी में बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो जो है प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है रेड ब्लड सेल्स को, ऐसे कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, मीन्स ब्लड को रिप्लेस करते हैं विथ फ्रेश ब्लड, जिसके वजह से उसके जो भी पेशेंट है उसके अंदर जो है हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल लेवल तक मेंटेन हो सके। तो ऐसे पेशेंट में फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है टू मेंटेन द हेमोग्लोबिन लेवल एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, so that patient can respond or their organ can respond for various physiological functions. तो हेमेटेनिक्स में पहला आज हम देखते हैं साइनोकोबालामिन, और जिसे हम विटामिन B12 भी बोलते हैं। तो पहले सोर्स देख लेते हैं। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, वाटर एंड इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल। तो ये जो विटामिन B12 है ये सिंथेसाइज होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल, वाटर एंड इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज होता है सॉइल में, वाटर में और एनिमल के इंटेस्टाइन में। इसके अलावा नॉन-वेज फूड लाइक मसल्स, किडनी, लीवर, फिश एंड एग यॉक इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 के नॉन-वेज फूड सोर्स कौन से है? मसल्स है, किडनी है, लीवर है, फिश है एंड एग यॉक है। उसके बाद वेज फूड में आएंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है उसमें भी विटामिन B12 होता है। लेग्यूम्स, जैसा हमारा बहुत सारे लेग्यूम्स आते हैं उसमें भी आपका विटामिन B12 होता है। इसके अलावा नोड्यूल्स ऑफ रूट वेजिटेबल, जो नोड्यूल्स होते हैं रूट्स के, जो वेजिटेबल्स में रूट्स को नोड्यूल्स आते हैं, उस नोड्यूल्स में भी विटामिन B12 होता है। नोड्यूल्स मीन्स नोड्स लाइक मीन्स जैसा हमारा गठान होता है, गांठ जैसा चीज होता है, वो अगर रूट्स में है तो ऐसे गांठ में विटामिन B12 होता है। मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितना है हमारे बॉडी को? 1 माइक्रोग्राम पर डे, बहुत ही कम है। 1 माइक्रोग्राम पर डे हमारे बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है। रेकमेंडेड डेली इंटेक कितना है वो हम देखते हैं। एडल्ट में 2 माइक्रोग्राम पर डे, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, उसमें 2 माइक्रोग्राम पर डे लगेगा अगर वो एडल्ट है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए 3 माइक्रोग्राम पर डे लगेगा, और इन्फेंट्स के लिए 0.3 माइक्रोग्राम पर डे लगेगा। तो हमारा
जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1 माइक्रोग्राम पर डे है, बट अगर रिकमेंडेड डेली इंटेक देखेंगे तो वो 1 माइक्रोग्राम से ज़्यादा है इन एडल्ट और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर में, और इन्फेंट्स में तो बॉडी वेट के हिसाब से कम ही लगेगा। बट ये क्यों ज़्यादा दिया हुआ है? ड्यू टू इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी टू बॉडी मीन्स ह्यूमन टू ह्यूमन विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन वेरी होता है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आपके इंट्रिंसिक फैक्टर पे। इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12 absorb from gastric mucosa only in the presence of intrinsic factor produced by cell of gastric mucosa। तो हमारा जो GI ट्रैक्ट है और उसके अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा से विटामिन B12 तभी एब्जॉर्ब होगा जब हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा के सेल जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करने का काम किसका है? सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा के सेल अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करेंगे तभी विटामिन B12 जो है हमारे जीआई ट्रैक्ट से और गैस्ट्रिक म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। Intrinsic factor is act as a carrier for विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ क्या होता है? विटामिन B12 बाइंड हो जाता है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर फिर क्या करता है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और इट एक्ट एज अ कैरियर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कैरियर करके काम करता है, मीन्स उससे बाइंड होगा, उसको पास करेगा थ्रू गैस्ट्रिक म्यूकोजा और फिर से अपनी जगह पे इंट्रिंसिक फैक्टर वापस आ जाएगा। Hence, in pernicious anemia, there is a little or no absorption of vitamin B12 due to absence of intrinsic factor। तो pernicious anemia में absence of intrinsic factor होता है, मीन्स वहाँ का जो भी पेशेंट है, परनिशियस एनीमिया वाला जो भी पेशेंट है, उसके गैस्ट्रिक म्यूकोजा के जो सेल है वो इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट ही नहीं कर पाते और प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, जिसके वजह से B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल एज वेल एज हेमोग्लोबिन जो है ये रिड्यूस होता है और उसके वजह से परनिशियस एनीमिया होता है। तो ऐसे कंडीशन में, परनिशियस एनीमिया के कंडीशन में जहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर अब्सेंट है और अब्सेंट होने की वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ऐसे पेशेंट को विटामिन B12 पैरेंटरली देते हैं, वाया इंट्रावेनस रूट देते हैं, जिसके वजह से जो जीआई ट्रैक्ट का जो पाथ है वो स्किप हो जाता है और विटामिन B12 जो है वो पेशेंट को डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है। इन जनरल केस आफ्टर एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 बाउंड विद ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा जो है ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो जब भी हमारा विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद जो ग्लोबुलिन फ्रैक्शन जो होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है, तो ये ग्लोबुलिन फ्रैक्शन के साथ विटामिन B12 बाउंड हो जाता है। आप जितना विटामिन B12 देंगे उतना वो सैचुरेट होते जाएगा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ग्लोबुलिन फ्रैक्शन अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा है तो उतना उसका ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा विटामिन B12 के साथ बाइंड होने का। आफ्टर सैचुरेशन जो भी एक्सिस विटामिन B12 है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल रहता है, या फिर आप जो भी प्रिस्क्राइब डोज है और डोज देते हैं वो डोज
ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा के साथ बाइंड हो जाएगा और बचा हुआ जो है, जो एक्सिस विटामिन B12 है, वो फ्री फॉर्म में आपके ब्लड में प्रेजेंट रहेगा। इट इज देन टेकन बाय किडनी, स्प्लीन, बट मेजर पार्ट स्टोर इन लीवर। तो आफ्टर बाइंडिंग विथ ग्लोबुलिन फ्रैक्शन, ये विटामिन B12 जो है ये किडनी के पास जाता है, किडनी विटामिन B12 को ले लेता है। आफ्टर दैट स्प्लीन के पास जाएगा, वहाँ पे विटामिन B12 ले लेगा स्प्लीन। उसके बाद जो है लीवर के पास जाएगा, तो वहाँ पे जो है मेजर पार्ट जो है विटामिन B12 का वहाँ पे स्टोर रहेगा। तो जो भी हम विटामिन B12 कंज्यूम करेंगे उसका मेजर पार्ट जो है आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो लीवर के पास जाएगा और लीवर उसे स्टोर करेगा और फर्दर यूज करेगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर हेमोग्लोबिन और फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर ब्लड components like hemoglobin and RBCs or red blood cell. Vitamin B12 is excreted in bile but reabsorbed, so there is a close enterohepatic circulation. तो विटामिन B12 जो है ये बाइल में एक्सक्रीट होता है, बट ये जैसा ही एक्सक्रीट होता है ये फर्दर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से ये एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में चला जाता है और ये वही के वही बहुत देर घूमता है। बाइल में एक्सक्रीट होगा, फिर से रीएब्जॉर्ब होगा, फिर बाइल में एक्सक्रीट होगा, फिर से रीएब्जॉर्ब होगा, तो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। बट जो फ्री फॉर्म में विटामिन B12 प्रेजेंट है, जो कि हमने इससे पहले बोला है कि जो ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा जिसके साथ विटामिन B12 बाइंड होता है और जो एक्सिस वाला विटामिन B12 है जो फ्री फॉर्म में रहता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। वैसा तो बहुत ही कम अमाउंट में विटामिन B12 जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, बट अगर हम, जैसा कि हमने इससे पहले देखा है कि माइक्रोग्राम्स में हम लेते हैं 2 माइक्रोग्राम पर डे और 3 माइक्रोग्राम पर डे इन प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर, तो ये जीआई ट्रैक्ट से तो एब्जॉर्ब होगा जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए। इंट्रिंसिक फैक्टर जब प्रोड्यूस करेगा आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा तो और सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, तभी विटामिन B12 ये एब्जॉर्ब होगा। बट अगर हम माइक्रोग्राम की जगह अगर हम उसे mg में देते हैं विटामिन B12 को, तो ऐसे कंडीशन में ओवरबर्डन हो जाएगा गैस्ट्रिक म्यूकोजा में और वहाँ पे जो पैसिव डिफ्यूजन होगा, पैसिव डिफ्यूजन मीन्स कुछ ऐसे पोर्स हो गए और चैनल्स हो गए जिसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर ज़रूरी नहीं होगा और आपका जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब हम विटामिन B12 को माइक्रोग्राम की जगह हायर लेवल पे लेंगे, दैट इज मिलीग्राम लेवल पे। मिलीग्राम लेवल पे जब हम लेंगे तो देयर इज अ पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में इंट्रिंसिक फैक्टर का ज़रूरत नहीं होता है, बट आपको विटामिन B12 जो है ये ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो अल्टीमेटली वो पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब भी पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होगा और पैरेंटरली अगर हम ज़्यादा विटामिन B12 देते हैं किसी पेशेंट को, तो जितना वहाँ पे ग्लोबुलिन फ्रैक्शन रहेगा उसके साथ आपका विटामिन B12 बाइंड हो जाएगा और जो फ्री फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है वो वाया किडनी यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा। अदरवाइज वो बाइल से एक्सक्रीट होगा और फर्दर वो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, जिसके वजह से वो एक्सक्रीट होगा, रीएब्जॉर्ब होगा, एक्सक्रीट होगा, रीएब्जॉर्ब होगा।
in body it is converted to active coenzyme formed by cellular enzymes। तो विटामिन B12 कब काम में आता है? ये विटामिन B12 क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म, एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय सेलुलर एंजाइम्स, जिसके वजह से फर्दर ये विटामिन B12 अपनी एक्टिविटी शो करता है एज अ कोएंजाइम, और जिसके वजह से हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन एज वेल एज रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन ये प्रॉपरली होता है, और हेमोग्लोबिन लेवल और रेड ब्लड सेल काउंट जो है ये बिलो नॉर्मल से नॉर्मल लेवल पे आता है और बेटर लेवल पे आता है। लैक ऑफ विटामिन B12 अफेक्ट फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। अगर विटामिन B12 हमारे बॉडी में मिल नहीं रहा है, रेगुलर हम ले नहीं रहे हैं, तो फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है। मींस फोलिक एसिड का जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 अगर डेली कंज्यूम हम नहीं करते हैं, या फिर हमारा जो स्टोर किया हुआ विटामिन B12 है लीवर में वो अगर कम पड़ता है, तो अल्टीमेटली फोलिक एसिड का मेटाबॉलिज्म पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इन हेमोपोएसिस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन और प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन जो है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस पे भी इफेक्ट पड़ता है अगर हम विटामिन B12 को प्रॉपरली नहीं लेते हैं। तो उसके वजह से क्या होगा, हेमोपोएसिस प्रॉपरली नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हेमोपोएसिस में जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा, और उसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो प्रॉपर शेप के और नॉर्मल शेप के नहीं बनेंगे, और हेमोग्लोबिन भी जो है वो प्रॉपर शेप का और नॉर्मल कंडीशन का नहीं बनेगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारा कम होने का चांसेस है। इसलिए विटामिन B12 का कंजम्पशन जो है ये नेसेसरी है टू मेंटेन नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल एज वेल एज नॉर्मल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। अब हम इसके प्रिपरेशन एंड डोजेज देखते हैं। तो विटामिन B12 का इंजेक्शन आता है जो कि इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन किया हुआ है 100 माइक्रोग्राम पर ml का। इसके अलावा भी 100 माइक्रोग्राम के अलावा भी 200 माइक्रोग्राम पर ml, 500 माइक्रोग्राम पर ml, 1000 माइक्रोग्राम पर ml के भी इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल है। बट इन IP 100 माइक्रोग्राम पर ml का प्रिपरेशन दिया हुआ है, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया। विटामिन B12 either alone or with combination factor यूज ओरली। ठीक है, तो विटामिन B12 जो है either alone मीन्स एज अ सिंगल डोज, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है विटामिन B12 इंजेक्शन, और विथ कॉम्बिनेशन फैक्टर नहीं है, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। मैं गलती से कॉम्बिनेशन फैक्टर लिया है, और विथ कॉम्बिनेशन और विथ इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, जो कि इसेंशियल है फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ओरली नहीं होगा। तो इसलिए हमें विटामिन B12 जो है एक तो अलोन लेना है या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ लेना है, जिसके अंदर स्पेशली पर्निशियस एनीमिया में जहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में हमको कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर लेना है, जिसके वजह से विटामिन B12 प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाए और उसके वजह से जो एनीमिक कंडीशन है पेशेंट में वो नॉर्मल लेवल पे आ सके, उसका ब्लड का रेड ब्लड काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट और हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल और अबोव
जा सके, जिसके वजह से उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सके। एडवर्स रिएक्शन, नो एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टेड इवन इन लार्ज डोज। तो इसका एडवर्स रिएक्शन नहीं है, अगर इसको लार्ज डोज में भी लेते हैं तो टोटली ये सेफ ड्रग है। थेरापेटिक यूजेस में आएंगे, इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 इंजेक्शंस और विटामिन B12 के फॉर्मुलेशंस यूज़ करते हैं। अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में लार्जर साइज के रेड ब्लड सेल जो है ये फॉर्म होते हैं और जिसका शेप जो है वो अनयूजुअल होता है और उसमें हेमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। स्पेशली ये सेल जो है ये लार्जर इन साइज होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में विटामिन B12 के फॉर्मुलेशन और इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। इसके अलावा पर्निशियस एनीमिया में विटामिन B12 को देते हैं, स्पेशली पैरेंटरली देते हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि पर्निशियस एनीमिया जिसको भी, जो पेशेंट को भी होता है, उसमें अब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जिसके वजह से अगर ओरली हम विटामिन B12 लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में पर्निशियस एनीमिया जो भी पेशेंट को हुआ है उसे हम विटामिन B12 पैरेंटरली देंगे, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा और रेड ब्लड सेल काउंट को नॉर्मल करने का काम करेगा, एज वेल एज हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाने का काम वो करेगा। तो ये हो गया हमारा साइनोकोबालामिन और विटामिन B12। अब हम आते हैं फोलिक एसिड पे। इट इज फाउंड इन ग्रीन लीव्स। तो ये जो फोलिक एसिड जो नाम पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स में फोलिक एसिड मोस्टली मिलता है। इसके अलावा लीवर में, ईस्ट में, मीट में और एग में भी फोलिक एसिड लार्जर कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है। Its physiological dose, that is 1 mg, is also absorbed by active process while larger dose is absorbed by passive diffusion। तो जैसा विटामिन B12 का हमने बोला है कि भाई उसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर लगता है, तो वैसा ही फोलिक एसिड के लिए भी एक एक्टिव प्रोसेस लगती है जिसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है। दैट इज फिजियोलॉजिकल डोज, मीन्स 1 mg जो डोज है ये फिजियोलॉजिकली तभी एब्जॉर्ब होगा जब वो एक्टिव प्रोसेस एक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा तो फोलिक एसिड प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बट यही फोलिक एसिड अगर हम लार्जर डोज में देंगे तो लार्जर डोज अगर हम कंज्यूम करेंगे तो एक्टिव प्रोसेस भी अगर काम नहीं कर रहा है तो भी उसका एब्जॉर्प्शन होगा बाय पैसिव डिफ्यूजन, मीन्स वो डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू दैट म्यूकोजल लेयर और गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। तो यही चीज होगा विथ विटामिन B12 एज वेल एज फोलिक एसिड। तो दोनों को अगर हम लार्ज डोज में, बहुत ही लार्ज डोज में लेते हैं तो पैसिव डिफ्यूजन से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बट इसमें जो है यही एक प्रॉब्लम है, जहां हम विटामिन B12 को माइक्रोग्राम में ले रहे हैं, इसको हम mg में ले रहे हैं, तो पैसिव डिफ्यूजन करने के लिए हमें हायर कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा और जिसके वजह से फॉर्मुलेशन का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। उसके अलावा पेशेंट कंपैटिबल है या नहीं है वो भी हमें देखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मुलेट भी उस तरीके से करना पड़ेगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि भाई कम से कम डोज में हम उसको दे विथ प्रॉपर फैक्टर्स और एक्टिव प्रोसेसेस, जिसके वजह से वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। प्रोबेबली इट इज पार्टली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये एब्जॉर्ब होने के बाद प्लाज्मा प्रोटीन से पार्टली बाउंड होता है, मीन्स कुछ पार्ट जो है फोलिक एसिड का ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल टिश्यूज। बाइंड होने के बाद प्लाज्मा प्रोटीन से तो ब्लड सर्कुलेट होता है
वेरियस टिश्यूज़ में, ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़ में, तो ये फोलिक एसिड भी जो कंज्यूम किया हुआ है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है इन ऑल टिश्यूज़। द अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड एक्सक्रीशन इन यूरिन डिपेंड्स ऑन द डोज। अब एक्सक्रीशन जो है फोलिक एसिड का वाया यूरिन, ये डिपेंड करता है कि हम कितना डोज ले रहे हैं, वेदर वी आर टेकिंग 1 mg 2 mg 3 mg, उसके अकॉर्डिंगली उसका एक्सक्रीशन भी जो है यूरिन से होता है। तो मोस्टली जो एक्सक्रीशन है फोलिक एसिड का यूरिन से होता है। विटामिन सी प्रोटेक्ट्स द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन। तो विटामिन सी अगर हम फोलिक एसिड के साथ लेते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है रिड्यूस प्रोडक्ट टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, जो कि रिड्यूस फॉर्म है फोलिक एसिड का। तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है रिड्यूस प्रोडक्ट, उसको प्रोटेक्ट करने का काम विटामिन सी करता है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन। ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन सी बहुत काम करता है। किसका ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड विच इज रिड्यूस फॉर्म ऑफ योर फोलिक एसिड। फोलेट गेट सिलेक्टिवली कॉन्सेंट्रेटेड इन स्पाइनल फ्लूइड। तो जैसा कि हमारा विटामिन B12 और साइनोकोबालामिन ये लीवर में स्टोर होता है, वैसा ही फोलिक एसिड और फोलेट जिसे हम बोलेंगे ये स्पाइनल फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेट होता है और स्टोर होता है। तो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको फोलिक एसिड मिलेगा अगर हम और पेशेंट उसे कंज्यूम करता है। तो मोस्ट जो फोलिक एसिड है वो स्पाइनल फ्लूइड में जाके अक्यूमुलेट होगा और स्टोर होगा। एग्जैक्ट डेली रिक्वायरमेंट इज नॉट नोन बट इट अपीयर्स टू बी 200 माइक्रोग्राम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो एग्जैक्ट डोज कितना रिक्वायर्ड है फोलिक एसिड का ये अभी तक पता नहीं, बट प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर को 200 माइक्रोग्राम ये डेली रिक्वायरमेंट लगता है। तो इट इज ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक एंड नो एडवर्स रिएक्शन हैज बीन रिपोर्टेड। तो फोलिक एसिड भी नॉन टॉक्सिक इन नेचर है और इसके एडवर्स रिएक्शन भी अभी तक के कोई रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो ये टोटली नॉन टॉक्सिक डोज है, ड्रग है। इसका फॉर्मुलेशन आता है टैबलेट में और उसमें डोज होता है 5 to 20 mg तक के, और इसका यूज होता है इन ट्रीटिंग न्यूट्रिशनल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कौन सा? न्यूट्रिशनल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हुआ है, उसे हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगालोब्लास्टिक मीन्स जो रेड ब्लड सेल का साइज जो है ये लार्जर देन नॉर्मल है। नॉर्मल साइज जो होगा रेड ब्लड सेल का और आरबीसी का उससे बड़ा रहेगा ये सेल, और ये क्यों फॉर्म हो रहा है? ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। तो न्यूट्रिशनल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फोलिक एसिड का यूज होता है। इसके अलावा एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन मीन्स इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपके विटामिन B12 का और फोलिक एसिड का। तो ऐसे कंडीशन में भी फोलिक एसिड जो है ये यूज करते हैं, जिसके वजह से जो विटामिन B12 है और अदर न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। और एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन। तो हमारे बॉडी में विटामिन B12 भी है, फोलिक एसिड भी है, बट उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से एनीमिक कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है, जिसके वजह से हेमोग्लोबिन लेवल और रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो गया है। ऐसे कंडीशन में भी फोलिक एसिड जो है फोलिक एसिड को
यूज करते हैं टू स्टिमुलेट दैट यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ों में जो है आपका फोलिक एसिड यूज होता है जो कि नॉन टॉक्सिक इन नेचर है और जिसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो ये दो ड्रग दैट इज विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आज हमने डिस्कस किया है अंडर द कैटेगरी हेमेटेनिक्स। इसके बाद के जो दो ड्रग्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।